हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। मैं मनोज राणा, मिशन मंजिल की तरफ से आप सभी को जोहार। आज जो क्लास होने वाली है वो 11th आईकॉम 11th की क्लास होगा। आईकॉम 11th क्लास जो अभी एग्ज़ाम रिसेंट में होने वाला है, जो निर्धारित किया गया है मार्च को, जो मार्च में एग्ज़ाम होने वाला है। और वो एग्ज़ाम जो होगा वो ऑब्जेक्टिव बेस में एग्ज़ाम होगा। ऑब्जेक्टिव बेस में एग्ज़ाम होगा। ऑब्जेक्टिव बेस में एग्ज़ाम होगा। ऑब्जेक्टिव, उस ऑब्जेक्टिव बेस के अनुसार ही एक सेट हम तैयार किए हैं, जो इस सेट में पूरे एग्जामिनेशन पैटर्न के अनुकूल क्वेश्चन है ना। हम बात कर रहे हैं JAC, झारखंड एकेडमिक काउंसिल। झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा इस बार जो एग्ज़ाम होने वाला है वो ऑब्जेक्टिव होने वाला है। ऑब्जेक्टिव होगा, उसमें 40 क्वेश्चन रहेगा। 40 क्वेश्चन जो होगा वो हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। 40 × 1 बराबर 40 मार्क्स का क्वेश्चन हम लोग को रहेगा। 40 मार्क्स का जो क्वेश्चन रहेगा उसी क्वेश्चन को हम लोग 40 मार्क्स में बनाएंगे, और उसी के बारे में हम लोग धीरे धीरे एक सेट तैयार किए हैं 40 क्वेश्चन का। उस सेट को हम लोग बारीकी से देखेंगे कि ये सेट जो है बहुत आपके लिए यूजफुल होने वाला है, कारण कि जो पैटर्न एकदम निश्चित किया हुआ है और क्वेश्चन जो बहुत अच्छा से है ना सेट किया हुआ है। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है वित्तीय परिणाम जानने के लिए सभी व्यावसायिक लेनदेन को रिकॉर्ड करने, वर्गीकृत करने और सारांशित करने की प्रक्रिया कहलाती है। जो भी लेन देन होता है उसको वर्गीकृत करते हैं, सारांशित करते हैं, या है ना सारांशित करने की क्या प्रक्रिया कहलाता है? द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समरिंग ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन इन ऑर्डर टू नो द फाइनेंशियल रिजल्ट इज कॉल्ड। क्या कहलाता है कि कोई भी लेन देन करते हैं, मान लिया जाए ये बिजनेस है। इस बिजनेस में जितना भी लेन देन हो रहा है, जितना भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, उस ट्रांजैक्शन को जो हम लोग वर्गीकृत करते हैं, तो जहां वर्गीकृत आ गया, वर्ग के रूप में क्लासिफाई करना, अलग अलग करना, तो आप लोग अलग अलग करने की प्रक्रिया को हम लोग लेजर कहते हैं। क्योंकि जनरल पहले किया जाता है, उसके बाद लेजर बनाया जाता है। जनरल में क्या किया जाता है कि जितने भी लेन देन होते हैं इस बिजनेस का सारे को रिकॉर्ड किया जाता है, और उस रिकॉर्ड करने के बाद जब उसको अलग अलग मतलब कि जो एक डिजिट का रहे, एक से रिलेटेड एक ही वस्तुओं से सेम चीज़ों का ट्रांजैक्शन हुआ, तो सेम चीज़ों को एक साइड करेंगे। दैट में गुड्स का है तो गुड्स का अलग करेंगे, कैश है तो कैश का अलग करेंगे, फर्नीचर है तो फर्नीचर अलग करेंगे। तो भिन्न भिन्न प्रकार के जो लेन देन होते हैं, जो सेम डिजिट का होते हैं, सेम ट्रांजैक्शन वाले होते हैं, उसको अलग करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? लेजर बोलते हैं। तो इसका आंसर जो होगा लेजर होगा। इसका आंसर क्या होगा? लेजर होगा, है ना। इसका आंसर लेजर होगा। आगे चलेंगे। कहता है कि लाभ कमाने क्वेश्चन कह रहा है लाभ कमाने के लिए व्यवसाय के मालिक द्वारा निवेश की गई नकदी माल संपत्ति को क्या कहा जाता है? कैश, गुड्स और एसेट्स इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस फॉर अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड। कहता है कि कोई भी बिजनेस है, इस बिजनेस को यदि स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने के लिए भिन्न भिन्न चीज़ों की आवश्यकता होती है। जैसे कैश लगेगा या एसेट्स लगेगा। भिन्न भिन्न प्रकार के एसेट लगाती हैं। तो भिन्न भिन्न प्रकार के एसेट्स लगाती हैं
तो जो बिजनेस को स्टार्ट करते समय जो भी चीज लगाएंगे हम, जो भी चीज लगाएंगे, कैश लगाएंगे, एसेट लगाएंगे, उसको हम लोग कैपिटल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? कैपिटल के नाम से जानते हैं। मतलब ये समझिए कि जो व्यक्ति व्यवसाय को स्टार्ट करते समय, और व्यवसाय का उद्देश्य होता है लाभ कमाना, लाभ कमाने के लिए कोई भी बिजनेस मालिक व्यवसाय में यदि वो कैश देता है, कैश देता है, एसेट्स देता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल बोलते हैं। यहां तक दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग। कहता है भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट की स्थापना कब की गई थी? द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया वाज सेटअप इन, मतलब भारतीय आईसीएआई का स्थापना किस वर्ष हुआ था? चलिए, किस वर्ष हुआ था? तो इसकी स्थापना जो हुआ था, ये आईसी है ना, ये आई की स्थापना इंडियन चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया, इसका जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना जो 1949 में, और इसका हेड ऑफिस जो है, एक एक्स्ट्रा बताया तो दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली। लेकिन यही कॉस्ट अकाउंट बोलेगा तो कलकत्ता, कोलकाता है ना, कोलकाता में है ना। तो इसका स्थापना ये 1949 में। ये ऑप्शन नंबर होगा बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। आगे क्वेश्चन कहता है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि व्यापारिक छूट केवल क्रेडिट लेन देन पर दी जाती है। ट्रेड डिस्काउंट गिवन ऑन क्रेडिट ट्रांजैक्शन ओनली। तो देखिए, जो डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट के बारे में यदि बात करते हैं, तो डिस्काउंट में चलते हैं तो डिस्काउंट 3 प्रकार से हम लोग कलेक्ट करते हैं। एक कैश डिस्काउंट, एक होता है पहले ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट, और एक होता है क्रेडिट डिस्काउंट। स्पेशल डिस्काउंट होता है, सॉरी, मतलब ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और स्पेशल डिस्काउंट, 3 प्रकार का डिस्काउंट होते हैं। 3 प्रकार के डिस्काउंट होते हैं। तो बात कर रहा है ये ट्रेड डिस्काउंट। तो क्या ट्रेड डिस्काउंट इज गिवन ऑन क्रेडिट ट्रांजैक्शन ओनली? क्या क्रेडिट ट्रांजैक्शन पर दिया जाता है? तो हम बता देते हैं, क्रेडिट जो ट्रेड डिस्काउंट होता है, वो ट्रेड डिस्काउंट ओनली फॉर कंपनी द्वारा ग्राहक को दिया जाता है। कंपनी द्वारा ग्राहक को दिया जाता है। तो कंपनी द्वारा ग्राहक को दिया जाएगा, तो ग्राहक नगद खरीदे या उधार खरीदे, कैश में खरीदे या क्रेडिट में खरीदे, उसको ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा, मिलेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि उसको ट्रेड डिस्काउंट उसको नहीं मिलेगा। ये नेचुरल नहीं है, क्योंकि ये ट्रेड डिस्काउंट जो है, ये कंपनी जो है वो अपना कस्टमर को देती है, कस्टमर को देती है। तो कंपनी कस्टमर को देगी, तो कस्टमर चाहे नगद खरीदे चाहे उधार खरीदे, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कैश डिस्काउंट है। सो ये कैश डिस्काउंट जो दुकान का मालिक जो होता है, जो सामान को बेचने वाला है, वो देता है ग्राहकों को, इसलिए कि ग्राहक ज़्यादा है। लेकिन ट्रेड डिस्काउंट में ये नहीं होता है। इसलिए ये जो लेन देन बोला, क्या ओनली दी जाती है? नहीं, ये गलत है, ये गलत है। ये इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए, कहता है आमतौर पर एक लेखा अवधि डॉट डॉट से शुरू की जाती है। जनरली एन अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट फ्रॉम। अकाउंटिंग पीरियड कब स्टार्ट किया जाता है? तो स्टार्ट करने के बारे में यदि बात करते हैं हम लोग, तो कोई भी ईयर का 2 तरीका से ईयर होता है। एक होता है कैलेंडर ईयर, कैलेंडर ईयर, एक होता है फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर।
कैलेंडर ईयर 1 जनवरी को समाप्त, मतलब 1 जनवरी को शुरू होता है और उसी वर्ष 31 दिसंबर को समाप्त हो जाता है। जिस साल शुरू करेंगे, मतलब 1 जनवरी 2017 को शुरू किए तो 31 दिसंबर 2017 को समाप्त हो जाएगा। ये कैलेंडर ईयर होता है। लेकिन अब ये कैलेंडर ईयर की महत्व जो हम लोग को आमतौर पर जो लेखा अवधि चलता है वो समाप्त कर दिया गया है। अब ये जो भी शुरू होता है वो फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, 1 अप्रैल मतलब 2017 को जो शुरू होगा वो 31 मार्च 2018 को ये समाप्त होगा। क्या 18 को समाप्त होगा। तो आमतौर पर अब इसी ईयर का प्रयोग किया जाता है 1 अप्रैल को। तो कहता 1 जनवरी पहले था, ये नहीं होगा। 1 फरवरी तो होगा नहीं, ये मार्च को होगा नहीं। 1 अप्रैल, यहाँ मार्च लिखा हुआ हिंदी में लेकिन इंग्लिश सही है ना, ये अप्रैल होगा, अप्रैल होगा। ठीक है, तो ये सही होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी, इसका ऑप्शन नंबर डी। कहता है फिक्स एसेट में शामिल है। फिक्स एसेट इंक्लूड, फिक्स एसेट में क्या शामिल है। फिक्स एसेट वैसे को बोलते हैं जो आज भी है कल भी रहेगा। क्लोजिंग स्टॉक करेंट एसेट्स है, ये सीए है। पेमेंट इन एडवांस ये करेंट एसेट्स है। कैश भी करेंट एसेट्स है। तो हम लोग भूमि है, आज भी है कल भी रहेगा। इसका ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर हो जाएगा सी। समझ में आ गया, किन्हीं को दिक्कत नहीं। आगे चलेंगे हम लोग। कहता है कि इसमें से करेंट एसेट्स कौन, अभी देखो करेंट एसेट्स के बारे में बात कर रहे थे। तो करेंट एसेट्स कौन कौन है। तो करेंट गुडविल है, ये इंटेंजिबल एसेट फिक्स के अंतर्गत आता है। प्लांट भी है, फर्नीचर, ये तीनों है फिक्स एसेट आता है ना, है ना। फिक्स में तो ये 2 टांजेबल है और 1 इनटांजेबल है। लेकिन कैश एट बैंक है वो मेरा करेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये डी, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर। ऑप्शन नंबर क्या है, डी है। आगे चलेंगे। कहता निम्नलिखित विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सपेंस, कौन सा है जो एक्सपेंस नहीं है, एक्सपेंस नहीं है। वेजेज खर्च है, मेरा एक्सपेंस है। रेंट भी देते हैं, है ना, रिपेयर को भी देते हैं, लेकिन फर्नीचर मेरा कोई एक्सपेंस नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। कहता व्यवसाय द्वारा अपनी उपयोग के लिए आहरित किया जाता है। यदि कोई भी व्यवसाय का मालिक, कोई भी बिजनेस का मालिक, मान लिया जाए एक बिजनेस है, बिजनेस है, कोई भी बिजनेस का मालिक है। अब बिजनेस का मालिक समय के लिए माल निकालता है, अपने लिए माल निकालता है, समय के लिए माल निकालता है, अपने घर के लिए माल निकालता है ना, अपने मतलब पर्सनल यूज के लिए निकालेगा, पर्सनल यूज करेगा या हाउस होल्ड यूज करेगा। ये सारे चीजों के लिए यदि माल निकालता है उसको हम लोग ड्रॉविंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्रॉविंग। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलेंगे। चलिए अब हम लोग चलेंगे। कहता है कि द कॉन्सेप्ट दैट ए बिजनेस इंटरप्राइजेज विल नॉट बी सोल्ड और लिक्विडेटेड इन द नियर फ्यूचर, है ना, इज नॉइज। यह अवधारणा की भविष्य में, यह अवधारणा की भविष्य में एक व्यवसायिक उद्यम को बेचा या परिसमाप्त नहीं किया जाएगा। मतलब एक व्यवसाय है जो भविष्य में ना तो उसको समाप्त करने का है, ना तो वो एक तरीका उद्गम को, ना तो उद्गम को बेचा जा सकता है, ना तो समाप्त किया जा सकता है, कुछ नहीं किया जा सकता है। तो यदि कुछ नहीं किया जाएगा वो व्यवसाय चलता रहेगा, चालू होगा, है ना, वो कभी समाप्त होने की कोई संभावना नहीं रहती है। तो इसी को हम लोग माने बी, चालू व्यवसाय की अवधारणा। इसका ऑप्शन नंबर होगा बी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे क्वेश्चन कहता है
आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है बिजनेस इंटिटी कॉन्सेप्ट स्टेट दैट, व्यवसायिक इकाई अवधारणा में कहा गया है, व्यवसायिक इकाई अवधारणा में कहा गया, व्यवसाय इकाई अवधारणा यदि कहा गया है, कहता है बिजनेस इंटिटी कॉन्सेप्ट स्टेट दैट, व्यवसाय इकाई अवधारणा कहा गया है। क्या व्यवसाय इकाई अवधारणा क्या गया है, व्यवसाय बिजनेस में समझिए जो बिजनेस होता है, और इकाई अवधारणा, बिजनेस को चलाने के लिए ओनर की आवश्यकता होती है, ओनर, बिजनेस को चलाने के लिए, है ना, ओनर की आवश्यकता होती है। बिजनेस को चलाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के ओनर होते हैं। बिजनेस में कंपनी आते हैं, पार्टनरशिप आता है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली आता है, भिन्न भिन्न प्रकार के व्यवसाय आते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के यदि बिजनेस आते हैं तो व्यवसाय को क्या किया जाता है, व्यवसाय को उसके मालिकों से अलग माना जाता है। व्यवसायिक इकाई लाभ के लिए है, व्यवसाय नियमित लाभ का हकदार है, व्यवसाय संस्था समाज की सेवा के लिए है। ये सब चीज लाभ के लिए भी हकदार के लिए है, सेवा के लिए। लेकिन जो व्यवसाय इकाई अवधारणा आता है, कॉन्सेप्ट आता है, को व्यवसाय को उसके मालिक से अलग अलग माना जाता है। क्योंकि इसलिए, क्योंकि व्यवसाय के मालिक को अलग इसलिए माना जाता है, इसका आंसर ए होगा, इसका आंसर क्या होगा, ए। अब इसको अलग इसलिए माना जाता है क्योंकि व्यवसाय का मालिक यदि बिजनेस में अपना है और यदि अपना ही माल निकालता है, उसका भी लेखा करना पड़ेगा, जो पिछला क्वेश्चन में बताए कि ड्राइंग के नाम से। ऐसा नहीं है कि अपना बिजनेस है, जब चाहेंगे तब सामान निकाल लेंगे, है ना, जब चाहेंगे जब विथड्रॉ कर लेंगे, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। आप विथड्रॉ कर रहे हैं तो आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, जो ड्राइंग के नाम से होगा, इसलिए अलग माना जाता है ना। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ये होगा, उसको अलग माना जाता है। चलिए, कहता है धन मापन अवधारणा है, धन मापन अवधारणा है, केवल सभी वित्तीय लेन देन पर लागू होता है, केवल गैर वित्तीय लेन, गैर वित्तीय मतलब बिना पैसा का जो लेन देन होगा, सभी गैर वित्तीय, कभी वित्तीय और गैर वित्तीय दोनों के लिए, इनमें से कोई नहीं। धन मापन, धन जो होता है वो रुपया से लिया जाता है। तो रुपया मतलब होता है कि कोई भी लेन देन जो सामान को क्रय विक्रय हो रहा है, यदि पैसे के रूप में हो रहा है ना, संपत्ति के रूप में हो रहा है, तो पैसे के रूप में हो रहा है तो वो धन कहलाएगा। यदि के लेकिन कोई गैर वित्तीय मतलब फ्री बांट रहा है, तो फ्री बांट रहा है तो कोई लेन देन नहीं होता है। मतलब कोई भी लेन देन में वस्तुओं को फ्री बांटना, है ना, या कोई दुकान वाला व्यक्ति यहाँ से सामान को रख के वहाँ उस रूम में रखना, फिर पैसा लेना देना नहीं, अपना का अपना ही करना, तो वो कोई लेन देन नहीं होता है। इसलिए धन का मापना तभी होगा, धन को माप तभी सकते हैं, मनी को माप तभी सकते हैं जब सभी लेन देन क्या होंगे, नगद में होंगे, वित्त से रिलेटेड होंगे, कैश से रिलेटेड होंगे। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना। आगे कहता है काराधन के लिए प्रावधान के अनुसार, काराधन के प्रावधान के अनुसार, काराधन के प्रावधान के अनुसार किया जाता है। काराधन, काराधन मतलब होता है कि यदि आप कमा रहे हैं तो सरकार को टैक्स दीजिए, यदि, है ना, यदि कमा रहे हैं तो टैक्स देना पड़ेगा। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन मेड बाय अकाउंटिंग टू, है ना, रूढ़िवादी, है ना, रूढ़िवादी कॉन्सेप्ट है ना, चालू व्यवसाय अवधारणा है, मिलान अवधारणा, इनमें से कोई नहीं। यदि आप कमा रहे हैं तो आप कमा रहे हैं, यदि प्रॉफिट हो रहा है तो आप रूढ़िवादी अवधारणा के अंतर्गत जाइए, है ना। भविष्य में किसको क्या देना है उसका संचय करना सीखिए। आज यदि प्रॉफिट हो रहा है, यदि आज प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, आप बांट देते हैं, अपने पास नहीं रखते हैं, और आने वाला इन फ्यूचर में यदि प्रॉफिट नहीं हो तो आप दिक्कत में फंस जाएंगे। क्योंकि व्यवसाय में कुछ ऐसे लेन देन होते हैं जो भविष्य में पेमेंट करने पड़ते हैं, और भविष्य में जैसे लॉस हो गया, जैसे टैक्स देना हो गया, है ना, कुछ और भिन्न भिन्न प्रकार के खर्च हैं, वो सब देने के लिए यदि आप आज प्रॉफिट कमाए हैं तो आप क्या कीजिए, रूढ़िवादी अवधारणा के अंतर्गत चलिए, है ना। कि लाभ का एक तरीका से आप समझिए कि रूढ़िवादी अवधारणा कहता है
कि लाभ का इच्छा ना करें, है ना, लाभ का इच्छा ना करें और हानि का एक तरीका से प्रावधान करें। यदि लाभ की इच्छा नहीं करके हानि का यदि प्रावधान करते हैं तो आप समझिए व्यवसाय की सही दिशा में ले जा रहे हैं। तो वही कहता है टैक्स का प्रावधान कीजिए, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। आगे चलेंगे। कहता है इफ लायबिलिटी एंड एसेट्स अमाउंट 90,000 और 1,50,000 रिस्पेक्टली, द अमाउंट ऑफ कैपिटल विल बी, मतलब कैपिटल का अमाउंट कितना होता है ना। दिया हुआ है एसेट्स, दिया हुआ है एसेट्स, है ना, और लायबिलिटी भी दिया हुआ है। लायबिलिटी दी, एसेट्स दिया हुआ 1,50,000, लायबिलिटी जो दिया हुआ है 90,000। तो एक अकाउंटिंग इक्वेशन में एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता था, एसेट्स बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटी। वही दिया हुआ है, एसेट्स दिया हुआ है 1,50,000, कैपिटल हमको निकालना है तो कैपिटल जैसे कहते हैं ऐसे, प्लस लायबिलिटी है तो लायबिलिटी में 90,000। तो ये 1,50,000 जो था वो आ गया, इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 90,000 और बराबर में क्या हो गया, कैपिटल। तो अब घटा दीजिए 60,000 बराबर कैपिटल। तो इसका आंसर होगा 60,000, जो हम लोग को ऑप्शन नंबर बी में है। इसका ऑप्शन क्या हो, बी होगा। ये समझ में आ गया। आगे क्वेश्चन का पुष्ट पालन का मुख्य उद्देश्य, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, बुक कीपिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होगा, है ना। बुक कीपिंग जो कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, बिल्कुल कंप्लीट रिकॉर्डिंग करेंगे। कहता है व्यवसाय पर वित्तीय प्रभाव का निर्धारण, वित्तीय प्रभाव वित्त से रिलेटेड होगा उसका निर्धारण करेंगे। बीच समकों का विश्लेषण निर्वाचन, ये पुष्टपालन का काम नहीं होता है। इसके मतलब होगा ए और डी। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए और बी, ये हो तो ऑप्शन नंबर डी। आगे चलेंगे, आगे चलेंगे। कहता है लेखांकन में होता है, लेखांकन में होता है क्या, लेखांकन जो लिखते हैं उसको क्या करते हैं, जो लेन देन होते हैं उसको हम लोग लिखते हैं केवल वित्तीय लेन देन, केवल वित्त से रिलेटेड लेन देन होगा उसको लिखेंगे। केवल गैर वित्तीय लेन देन, वित्तीय एवं गैर वित्तीय लेन देन का, स्वामी के निजी लेन देन का। तो जो हम लोग लेखांकन में लिखा जाता है, वो लेखांकन में जो हम लोग लिखते हैं वो लेखांकन में लिखेंगे, चाहे तो पैसे से लेन देन करे या उधार करे, कैश करे या क्रेडिट, सभी को लिखा जाएगा। कैश रहेगा या क्रेडिट ट्रांजैक्शन रहेगा, दोनों को हम लोग लिखेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहता है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है क्रय खाते के शेष को हस्तांतरित किया जाता है। परचेज अकाउंट बना रहे हैं, इसके शेष को जो ट्रांसफर किया जाएगा, परचेज को ट्रांसफर किया जाएगा। तो बच्चों आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट पढ़े होंगे, क्या पढ़ेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में जो रूल होता था, सबसे पहले यहाँ लिखते थे टू ओपनिंग स्टॉक, टू, उसके बाद लिखते थे हम लोग परचेज, लेस करते थे परचेज, तो इसको ट्रांसफर किया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। पीएल में तो होगा नहीं, पीएल अप्रोप्रिएशन होगा नहीं, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट होगा नहीं, है ना। आगे संयंत्र की खरीद, परचेज ऑफ प्लांट फॉर कैश। यदि नगद हम लोग प्लांट खरीदते हैं तो नगद प्लांट खरीद रहे हैं और कैश जा रहा है, मतलब प्लांट भी मेरा एसेट्स है, कैश भी मेरा एसेट्स है। एक संपत्ति आ रहा है और एक संपत्ति जा रहा है, एक संपत्ति आ रहा है एक संपत्ति जा रहा है, तो संपत्ति में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, मतलब कुल संपत्ति में कमी नहीं,
संपत्ति कैश जा रहा है, प्लांट आ रहा है, तो संपत्ति कम होगा नहीं, कुल संपत्ति में वृद्धि होगा नहीं, मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब बी हो गया, इसका ऑप्शन नंबर होगा बी, है ना। कीप टोटल एसेट्स अनचेंज, कोई चेंज नहीं होगा, मतलब प्लांट आएगा कैश जाएगा, तो एक एसेट्स आया और एक एसेट्स गया, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, षड्यंत्र का उधार, परचेज ऑफ प्लांट फॉर क्रेडिट, प्लांट अब उधार खरीदे, तो उधार खरीदे प्लांट तो आया, हमसे कुछ गया नहीं, मतलब क्या हुआ कि मेरा लाइबिलिटी बढ़ गया, क्रेडिटर बढ़ गया, तो क्रेडिटर बढ़ गया तो कहता है डिक्रीज इन टोटल एसेट्स, जी नहीं, प्लांट आए तो बढ़ा। कहता है कीप टोटल एसेट अनचेंज, कुल संपत्ति में कोई बदलाव नहीं, अरे कोई बदलाव नहीं, बदलाव हुआ है, क्या हुआ, कुल संपत्ति बढ़ गया, मतलब सी होगा। अरे आया तो जरूर, लेकिन हमसे नगद हम खरीदबे नहीं किए, उधार खरीदे, तो क्रेडिटर मेरा बचा हुआ, अभी तो क्रेडिटर को पेमेंट नहीं किए, इसलिए एसेट्स बढ़ गया और लाइबिलिटी भी क्या होता है, बढ़ जाता है, तो इसलिए कुल संपत्ति में बढ़ गया। कहता है वह खाता अप्रत्यक्ष रूप से किसी व्यक्ति या व्यक्ति का प्रतिनिधि करता है, वह खाता जो मतलब एक तरीका से अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट रूप से प्रतिनिधि करता है, तो प्रतिनिधि करता है, तो हम आप लोग बताए थे, है ना, कि पर्सनल अकाउंट में यदि आते हैं, पर्सनल अकाउंट, तो पर्सनल अकाउंट में तीन तरीका से होता है, नेचुरल पर्सनल होता है ना, आर्टिफिशियल होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है। रिप्रेजेंटेटिव वो होता है जो प्रत्यक्ष रूप से किसी को प्रतिनिधि करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो, ऑप्शन नंबर सी हो गया। देखिए यहाँ प्रतिनिधित्व लिखा गया, यहाँ प्रतिनिधि, ऐसे भी आप इसको पकड़ सकते थे, है ना। चलिए आगे चलेंगे। चलिए 21 नंबर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज नॉट फाइनेंशियल चार्टेड, कहता निम्नलिखित में से कौन सा लेन देन वित्तीय प्रकृति का नहीं है। माल खरीदना, आप पैसा लगेगा तब माल खरीदेंगे, माल उधार खरीदे पेमेंट करना पड़ेगा, भवन खरीदना पैसे से वेतन का भुगतान करना, लेकिन कर्मचारियों द्वारा हड़ताल करना को पैसे का लेन देन नहीं होता, इसके मतलब इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे मशीन खाता है, मशीन है, छू सकते हैं, देख सकते हैं, ये इसके मतलब ये रियल अकाउंट है, क्या है, रियल अकाउंट, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। कहता है ऑन मार्च 2012 आफ्टर सेल ऑफ गुड्स वर्थ 5000 ही लेफ्ट विद द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 8000 दिस, 31 मार्च 2000 का 5000 मूल का माल का विक्रय किए जाने के बाद उसका 8000 का क्लोजिंग स्टॉक बच गया। यदि माल बेच रहे हैं, इसमें दो तरीका समझिए, यदि माल बेच रहे हैं और यदि माल बच गया तो एक घटना बोलते हैं, इवेंट बोलते हैं, लेकिन माल बचा नहीं सारा बिक गया तो उसको ट्रांजैक्शन बोलते हैं, तो इसलिए एक इवेंट होगा, ये एक घटना होगा, माल बचना एक घटना को प्रतीक करता है ना। और देखिए यही है कि एक तरीका से समझेंगे सारा बिक गया माल, क्लोजिंग स्टॉक बचाए नहीं है, तो एक होता है ट्रांजैक्शन सारा बिक गया, है ना। आगे क्वेश्चन कहता है नाम मात्र खाते का डेबिट, नाम मात्र खाते नॉमिनल अकाउंट का डेबिट, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है, नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल होता है, ऑल एक्सपेंस एंड लॉस आर डेबिट, ऑल इनकम एंड गेन आर क्रेडिट। तो क्वेश्चन कहता है कि डेबिट किसको किया जाता है, तो डेबिट किसको, एक्सपेंस और लॉस को, तो एक्सपेंस और लॉस, तो ये एक्सपेंस है, ये नंबर है, उसका ऑप्शन हो जाएगा, कितना नंबर हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। आगे चलेंगे। आगे कहता है क्वेश्चन कि ड्रॉइंग कम अंडर विच अकाउंट, ड्रॉइंग किस खाते के अंतर्गत आता है, तो ड्रॉइंग पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट, नन ऑफ दिस, तो जो ड्रॉइंग होता है कैपिटल ड्रॉइंग,
है ना, आउटस्टैंडिंग जिसके साथ लगा रहे, एडवांस लगा रहे, वो पर्सनल अकाउंट का एग्जैक्ट ये सब देखेंगे, ड्राइंग सब है ना। पर्सनल अकाउंट का एक तरीका से देखें, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में आते हैं। किस में आता है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ये। ठीक है, कहता है द बेसिस यूनिट ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग मतलब होता है जो लेन देन हो रहा है उसको लिखना। तो जो सबसे पहले लिखा जाता है वो जनरल में लिखा जाता है, जनरल के बाद टोटलिंग किया जाता है, टोटलिंग उसके बाद बैलेंसिंग किया जाता है, अलग है, लेकिन सबसे पहले ये नंबर, ये आपको जनरल करना पड़ेगा। माल का नगद खरीद, जो माल नगद खरीदे तो नगद खरीदे उसको कहाँ लिखेंगे? नगद का लेन देन किए तो नगद में लिखेंगे। 27 का हो जाएगा सी, 27 का कितना नंबर हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। आगे चलेंगे, कहता लेखांकन की मान्यता है। लेखांकन की मान्यता क्या है ना, एक्सचेंज, पीरियड, यूनिट ऑफ माप की इकाई, उपरोक्त सभी। लेखांकन करने के लिए सबको सब चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है। एक्सचेंज भी करना पड़ेगा, समय देखना पड़ेगा कितना अवधि में कब है ना, माप उपयोग सब होगा। डी, इसका ऑप्शन नंबर डी। डेबिट नोट कौन तैयार करता है? देखिए डेबिट नोट कौन तैयार करता है, तो डेबिट नोट के बारे में देखेंगे तो डेबिट नोट, और एक होता है क्रेडिट नोट, ये होता है डेबिट नोट, एक होता है क्रेडिट नोट। डेबिट नोट जो होता है उस सेलर तैयार करता है, डेबिट नोट जो तैयार होता है सेलर करता है, सेलर, और क्रेडिट नोट परचेजर करता है। तो डेबिट नोट पूछा तो सेलर तैयार करेगा। कौन तैयार करेगा? सेलर, बी होगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखिए कहता है कैश अकाउंट ऑलवेज सो, दे रोकड़ खाता हमेशा। देखिए जो हमेशा लग गया ना वही दिक्कत है। रोकड़ खाता कैश अकाउंट बनाते हैं तो डेबिट में भी होता है, क्रेडिट में भी होता है ना। जब हम लोग किसी से रिसीव करते हैं तो डेबिट में लिखते हैं, जब हम लोग पेमेंट करते हैं तो क्रेडिट में लिखते हैं। ये तो आप जानते होंगे, कैश बुक में भी ऐसा ही होता है ना, और लेजर में भी कैश का लेजर बनाते हैं। लेकिन हमेशा कहता है ऑलवेज क्या होता है ना, तो हमेशा ये देखेंगे तो डेबिट होता है, हमेशा क्या होता है? ये डेबिट होता है ना। लेकिन एग्जैक्ट में रहता है रोकड़ खाता कहाँ होता है? तो डेबिट क्रेडिट दोनों होता है। लेकिन यदि अप्रोक्स देखेंगे, लगभग समय देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा समय यदि देखते हैं हम लोग, तो ज़्यादा से ज़्यादा यदि समय देखते हैं तो ये क्या होता है? डेबिट होता है। इसके लिए ऑप्शन नंबर ये होगा, है ना। किस अवधारणा के अनुसार व्यवसाय के स्वामी को व्यवसाय का लेनदार माना जाता है? किस अवधारणा के अनुसार व्यवसाय के स्वामी को है ना लेनदार माना जाता है? लेनदार माना जाता है बिजनेस का मालिक अपने लिए माल निकालेगा तो आप उसको है ना रिकॉर्ड करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, तभी आप पीएल अच्छा से निकाल सकते हैं। नहीं तो अपना निकालते जाएंगे तो बिजनेस का प्रॉफिट कम होते जाएगा। तो ये देखता है कि है ना कि अवधि की अवधारणा, अस्तित्व की अवधारणा, सारता की अवधारणा, एक रूपता की नहीं, ये इंटिटी कॉन्सेप्ट होता है। व्यवसाय की, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। लेनदार माना जाता है अलग होता है व्यवसाय की इकाई अवधारणा, इसी को बोलते हैं। कहता है फर्नीचर का कारोबार करने वाले व्यापारी द्वारा खरीदा गया फर्नीचर उसके लिए क्या माना जाएगा? देखिए जो भी व्यक्ति जिस चीज का व्यापार करता है वो उसके लिए गुड्स होता है, जिसको दैट मीन परचेज कहते हैं। कोई भी चीज जिसका, जैसे मान लो ट्रक का कोई व्यापार करता है तो ट्रक का व्यापार करता है तो ट्रक खरीद रहा है तो वो गुड्स हो जाएगा। लेकिन यदि वो व्यापारी कोई दूसरा चीज का व्यापार करता है और वो दूसरा चीज खरीदता है, मतलब समझिए जिस चीज का व्यापार करेगा और उसी को खरीदेगा तो वो गुड्स के दायरे में आ जाएंगे, परचेज के दायरे में। लेकिन वो व्यापार किसी और का करता है और खरीद कर कुछ और लाता है, तो जो कुछ और लाता है वो जिस चीज को लाता है एसेट्स है तो एसेट्स में चला जाएगा। जैसे मान लिया जब फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर का कारोबार क्या, फर्नीचर उसके लिए है ना गुड्स का काम करेगा। लेकिन फर्नीचर का कारोबार करता है, यहाँ कहेगा कि एगो हम लैंड खरीद लिए। क्या खरीद लिए? लैंड। तो लैंड मेरा एसेट्स हो जाएगा,
61 हो जाएगा। बिल्डिंग खरीद लिए 61 हो जाएगा, है ना। अब फर्नीचर खरीदे हैं तो फर्नीचर ही, जो फर्नीचर खरीदे हैं तो फर्नीचर जो मेरा है ना, वो फर्नीचर का कारोबार कर रहे हैं तो गुड्स होगा। लेकिन एग्जैक्ट में देखेंगे कि फर्नीचर मेरा एसेट्स होता है, फिक्स एसेट्स होता है, टांजेबल एसेट्स होता है, तो सही बात है, होता है। लेकिन आप कारोबार उसी का कर रहे हैं तो आपके लिए वो गुड्स कहलाएगा, परचेज कहलाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संपत्तियों के खरीद के लिए क्रेडिट होगा। यदि संपत्ति खरीदते हैं तो संपत्ति खरीदते हैं तो एसेट्स अकाउंट डेबिट, और टू में खरीद रहे हैं तो कैश छिपा रहता है, टू कैश अकाउंट, तो कहता है क्रेडिट होता है। तो क्या क्रेडिट होता है, तो कैश अकाउंट क्रेडिट होता है। इसका ऑप्शन नंबर मारेंगे हम लोग सी। कितना नंबर होगा, ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। आगे चलेंगे। कहता माल के बिक्री के लिए माल बेच रहे हैं, तो माल बेचेंगे तो कैश डेबिट होता है, टू इसका जनरल एंट्री सेल्स अकाउंट होता है। कहता है क्रेडिट होता है, इसको हम लोग क्रेडिट बोलते हैं, और ये हम लोग को होता है डेबिट होता है। तो सेल्स को करेंगे सेल्स, तो सेल्स कहाँ है, सेल्स को ऑप्शन नंबर बी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। कहता है मूल परलेख के अंतर्गत अंडर सोर्सेड डॉक्यूमेंट का मूल पर से रसीद होता है, बिल भी देता है, जमा पर्ची पे स्लिप भी देते हैं। इसके मतलब इसका डी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, डी होगा। आगे चलेंगे। ट्रायल बैलेंस क्या है, पर्सनल अकाउंट है, इम्पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल इम्पर्सनल में ट्रायल बैलेंस नहीं आता है ना। ट्रायल बैलेंस शेड्यूल ऑफ बैलेंस, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। शेड्यूल ऑफ बैलेंस है, सी है, शेड्यूल ऑफ क्या है, बैलेंस, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे चलेंगे। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है। 37 नंबर क्वेश्चन हम लोग आगे हैं। तो 37 नंबर कहता है ये नॉट सेंड बायलर ऑन रिटर्न ऑफ गुड्स इज कॉल्ड। कहता है क्रेता के द्वारा माल वापसी पर भेजी जाने वाली चिट्ठी। क्रेता के द्वारा जो सामान खरीदा वो माल वापसी के लिए चिट्ठी भेज दिया, तो क्रेता द्वारा खरीदा माल वापसी के लिए चिट्ठी भेज दिया, तो जिसको चिट्ठी भेज देगा उसको हम लोग क्रेडिट नोट बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, मतलब एक तरीका से हम लोग हो गया सेल्स रिटर्न, मतलब क्रेता के द्वारा खरीदे, है ना, खरीदा था माल भेज दिया, तो एक तरीका से हम लोग जो खरीदे थे वो माल भेज दिया, तो जो विक्रेता बेचने वाले के लिए सेल्स रिटर्न, तो क्रेडिट नोट होता है ना। आगे चलेंगे। निम्नलिखित में कौन सा तलपट के आधार पर तैयार किया जाता है, ट्रायल बैलेंस के आधार पर, जनरल के आधार पर, जनरल के आधार पर हम लोग लेजर बनाते हैं, लेजर के आधार पर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, और ट्रायल बैलेंस के आधार पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तीन चीज आता है, ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट। तो वही कहता है कि क्या बनाया जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलिए, फाइनल अकाउंट, तो फाइनल अकाउंट एक तरीका से फाइनल अकाउंट बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका मारिए सी, इसका ऑप्शन नंबर कितना होगा, सी। चलिए, कहता है कि एक व्यवसाय की पूंजी दिया हुआ है, कैपिटल दिया हुआ है 75 लाख, लायबिलिटी दिया हुआ है 25 लाख, 25,000, है ना, और 75,000, सॉरी 75,000। अब हम बताते हैं इसका, कहता है कुल संपत्ति क्या है, तो हम बताए थे एसेट्स बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो कैपिटल है 75,000 प्लस लायबिलिटी है 25,000, टोटल जोड़ देंगे तो 1 लाख। तो इसका ऑप्शन नंबर एसेट्स बराबर 1 लाख हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा, 1 लाख हो जाएगा। ये समझ में आ गया। आगे चलेंगे हम लोग, आगे चलेंगे। कहता है लास्ट क्वेश्चन है, अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन है, एक सेट का लास्ट क्वेश्चन। कहता है इफ द टू साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस डू नॉट टेली, मतलब ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड में टेली नहीं करता, मतलब बराबर
नहीं होता है, विच अकाउंट इज ओपन, उस समय कौन सा अकाउंट हम लोग ओपन करते हैं। कहता है तलपट के दोनों पक्षों का मिलान नहीं होता है। तलपट के दोनों साइड का यदि हम लोग मिलान नहीं होता है तो तलपट, यदि मान लिया ट्रायल बैलेंस हम लोग बना रहे हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो ट्रायल बैलेंस का नियम होता है कि ये डेबिट का योग और क्रेडिट का योग बराबर आना चाहिए। तो डेबिट का योग क्रेडिट का योग बराबर नहीं आता है, उस समय हम लोग टू सस्पेंस के नाम से खाता खोलते हैं, सस्पेंस अकाउंट खोलते हैं। तो इसमें से बोल रहा है कि सस्पेंस अकाउंट कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए। तो बच्चों आज हम लोग एक सेट पूरा क्लियर किए है ना, जो एक सेट 40 क्वेश्चन का सेट था और पूरे सेट को हम लोग बहुत बारीकी से देखे, पूरे सेट को हम लोग बनाए। तो जो बच्चों आप लोग यूट्यूब में ये वीडियो ऑलरेडी है तो इसको शेयर करें, लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा है ना पहुँचाएं, ताकि उस लोग इस वीडियो का लाभ उठा सके, है ना। अब हम चलेंगे अगला नेक्स्ट एक और सेट के साथ आएंगे, है ना। अभी आप लोगों को इसी तरह का सेट मिलते जाएगा, आप इसका रिवीजन मतलब आप देखते जाइए, इसको एक तरीका से गेन करते जाइए, आपके एग्जाम के लिए बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छा कि बेस्ट होने वाला है। तो चलिए थैंक यू, है ना, जोहार।